तशख़ीस में नंबर 1 हार्ट रेट। पहले तो आप हार्ट रेट चेक कर लें, जैसा घर पे आपने देख लिया। और अगर आप इमरजेंसी में फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि जब आपकी धड़कन ठीक नहीं होगी तो आप यकीनन इमरजेंसी जाने की तैयारी करेंगे किसी भी करीबी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर जो पहला टेस्ट किया जाएगा वो ईसीजी होगा, क्योंकि ईसीजी जिसे कहते हैं कि डायग्नोस्टिक है, जो आपको बता देगा कि ये बीमारी दिल के ऊपर वाले खाने से आ रही है। वो ईसीजी को एक मखसूस अंदाज में चेंज कर देता है, तो वो धड़कन भी पता चल जाएगी और रिदम भी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये दिल के ऊपरी खाने से आने वाली तेज़ धड़कन है। उस टाइम उसी हालत के अंदर ईसीजी हमें बताएगा कि ये धड़कन किस नौइयत की है। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि मरीज़ अस्पताल जा रहा है, रास्ते में उसकी धड़कन ठीक हो गई, बाय द टाइम वो अस्पताल पहुंचता है उसकी धड़कन बेहतर हो चुकी है, और जब वो ईसीजी निकला तो उस टाइम पे वो ठीक था, तो ये धड़कन उस वक्त सामने नहीं आएगी ईसीजी में। जनरली जब एक दफ़ा पेशेंट एसवीटी का ट्रीटमेंट उसको मिल के ये धड़कन उसकी ठीक हो जाती है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि ये देखना कि इसके दिल के कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। तो उसमें यूजुअली एक तो ये आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए हम एक दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी, वो करते हैं। साथ में कोई और ट्रिगरिंग कॉजेज़, लाइक आपने सुना होगा कि गले में एक ग्लैंड होता है, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, और कभी कभार उससे केमिकल्स थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शन करने लगता है, वो केमिकल ज़्यादा सिक्रीट करता है ब्लड में, वो भी धड़कन को तेज़ कर देता है। तो एक ये वजह देखने के लिए कि धड़कन किसी और वजह से तो नहीं बढ़ी, थायराइड के प्रॉब्लम से तो नहीं बढ़ी, थायराइड के ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स एनीमिक होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जा सकता है। कुछ और कुछ रूटीन टेस्ट, जैसे कि आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक पोटेशियम, उस तरह के, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बीट्स और ये चीज़ें आ सकती हैं। तो कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हैं, और साथ में एक एकोकार्डियोग्राम हो जाना चाहिए पेशेंट। अक्सर पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें चलें अभी शिकायत एक दफ़ा हो गई तो फ्यूचर में ना हो उसके लिए क्या हमें चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, या तंबाकू का इस्तेमाल, क्योंकि वो भी ये सारे स्टिमुलेंट्स हैं, कैफ़ीन, इस तरह से। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि इन चीज़ों के वजह से कुछ एक्स्ट्रा बीट्स आ सकती हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक बीट्स, प्रेमेच्योर बीट्स, और वो इस शिकायत को स्टार्ट कर सकती हैं। तो इनडायरेक्टली मे बी, बट डायरेक्टली इनका कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं। इमरजेंसी के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो पहला काम ये देखना चाहते हैं कि मरीज़ इस धड़कन को बर्दाश्त कर रहा है, उसके ब्लड प्रेशर्स कैसे हैं, स्वेटिंग तो नहीं कर रहा, लो ब्लड प्रेशर की साइंस तो नहीं है। तो अगर मरीज़ उस तरह से स्टेबल है और एक यंग पेशेंट है जिसको कोई पुरानी दिल की बीमारी नहीं है, तो आमतौर पे ये मरीज़ इस धड़कन को टॉलरेट करते हैं। तो पहले तो ये असेस करते हैं कि मरीज़ हीमोडायनेमिकली या वाइटली स्टेबल है, और अगर ऐसे है तो फिर वो भी कुछ और मनूवर्स दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लाइक वेगल मनूवर्स। इन द मीन टाइम, बिकॉज पेशेंट एमरजेंसी के अंदर है, तो वो एमरजेंसी में कुछ इंट्रावीनस इंजेक्शंस की तैयारी भी करेंगे, तो फौरी तौर पे एक आईवी लाइन या कैनुला उस पेशेंट को लगाया जाएगा। इस दौरान यही वेगल मनूवर्स किए जा सकते हैं। एक वेगल मनूवर और है जो कि आम तौर पे हम डॉक्टर्स एमरजेंसी में को करना चाहिए, मरीज़ को ख़ुद वो मनूवर करना मुनासिब नहीं है घर पे, जिसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस मसाज। आम अल्फाज में उसका मतलब ये है कि हमारे गर्दन के अंदर एक रग है जिसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, वो उस जगह पर उसको फील करके थोड़ा सा फर्म सा प्रेशर दिया जाता है चंद सेकंड के लिए, और उससे भी वो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसमें कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके वो इस धड़कन को ब्रेक कर देता है। गर्दन को दबाना, वो ज़रूर कहते हैं मुझे हमेशा, हाँ, गर्दन को दबाना अलग है, लेकिन गर्दन की रग पे प्रेशर देना अलग है। तो वो, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसको मरीज़ ख़ुद घर पर ना करे, वो वहाँ के डॉक्टर्स जो एमरजेंसी में होते हैं वो उसको कर देते हैं। और कुछ पेशेंट्स में तकरीबन 10-12% पेशेंट्स के अंदर ये धड़कन इससे भी ब्रेक हो जाती है। और अगर वो ठीक ना हो तो फिर एक दो किस्म के इंजेक्शंस हैं जो कि इंट्रावीनस तेज़ी से लगाए जाते हैं, और उससे वो फौरी तौर पे वो इंजेक्शन आपके ब्लड से होता हुआ दिल में चला जाता है, और वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपकी धड़कन ठीक हो जाती है। इसमें एक दो इंजेक्शंस हैं, एक इंट्रावीनस वेरापामिल है, ठीक है, तो वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की दवा है जो इंट्रावीनस फॉर्म में होती है, जल्दी काम करती है।
उससे भी ये फ़ौरी तौर पे रिदम ठीक हो जाती है। और एक जिसे कहते हैं कि एक अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग एक इंजेक्शन है जो कि बहुत ही तेज़ी से दिया जाता है, और उसका नाम है एडेनोज़ीन, इंट्रावीनस एडेनोज़ीन। और उसको लगाने का एक ख़ास मखसूस तरीक़ा है कि इसमें आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। कैनुला, एक बड़ा कैनुला लगाएं दिल के क़रीब, कोई नाली के पास, और वहीं से फ़ौरी तौर पे रैपिडली इंजेक्शन दे के उसको फ्लश करके सीधा आपके सर्कुलेशन में उसको पहुंचाएं, और उससे वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। तो कॉमनली ये दो हैं। उस सिचुएशन में मरीज़ को रिलीफ़ चाहिए, और उसको आपको फ़ौरी तौर पे इसकी रिदम को ठीक करना है, क्योंकि जितना ये परसिस्ट करेगा उतना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए ये रैपिडली और आराम से दिए जाते हैं। रैपिड एक्टिंग है, बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, जल्दी अपना काम करते हैं, और एज सच उससे रिलेटेड यूजुअली मसाइल नहीं हो। जब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट मिल गया, और आम तौर पे जब वो इंजेक्शंस का जो हमने ज़िक्र किया, उससे इलाज फ़ौरी तौर पे हो जाता है। यानी हम इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स कि पेशेंट की धड़कन फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाती है, और उसके बाद फिर मरीज़ को कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और मोस्ट ऑफ दाखिल भी किया जाता है मरीज़? नहीं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मरीज़ को सेम सेटिंग के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बाद कि शिकायत दोबारा तंग ना करे, मे बी 1 आध घंटे के बाद मरीज़ को हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है कि अब आप फ़लाँ ट्रीटमेंट शुरू कर लें, या अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं उनको आप फ्यूचर में दिखा दें। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट स्पेशलाइज कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग इस फील्ड के अंदर हुई हुई है, जो हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स के स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं। तो ये वो डॉक्टर्स हैं जो इस बीमारी का इलाज बेहतर करते हैं। तो मरीज़ को आमतौर पे किसी ईपी डॉक्टर या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के डॉक्टर को कह दिया जाता है कि उसके पास आप कंसल्टेशन कर लें, और उनको वो ईसीजी दिखा दें, तो वो आपसे सारा आपके केस के बारे में आपको समझा भी देते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि इस शिकायत को दोबारा ना होने दिया जाए, जिसमें एक हम मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखते हैं। कुछ मखसूस दवाएं हैं, वेरापेमिल या इस तरह की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ग्रुप की दवाएं हैं, या बीटा ब्लॉकर ग्रुप की दवाएं हैं जो कि दी जा सकती हैं ताकि ये शिकायत फ्यूचर में ना हो। दवाएं 100% इलाज नहीं, ठीक है। तो उसके इस्तेमाल से ये चांसेस हैं कि ये शिकायत जो बार बार हो, क्योंकि एक दफ़ा धड़कन होने का मतलब है कि दोबारा भी हो सकती है, सही, ठीक है। तो आप चाहते, मरीज़ भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि ये धड़कन दोबारा हो, ठीक है। तो उस केस में एक तो मेडिकेशंस ये ट्राई की जा सकती हैं। मेडिसिन से शिकायतें कम भी हो सकती हैं, बहुत हद तक कमी आ सकती है, और मरीज़ कंफर्टेबल रह सकता है। शिकायतें दोबारा का चांस जो बार बार अगर हो रही होती हैं, कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको शिकायतें बार बार हो रही होती हैं और वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, उससे शिकायतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, स्पेस उनका बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जो शिकायत चंद महीनों में रिपीट हो रही थी वो मे बी 1 आध साल या चंद महीनों के बाद होने लगती है, या थोड़ा सा उसमें चेंज कमी आ जाती है। तो मेडिसिन का एक इलाज जो है वो एक ऑप्शन है। इसमें एक मैं अर्ज़ करूँगा कि ये दवाओं का इलाज क्योर नहीं है। सो शिकायतें कम करना ये दवाओं से हो जाता है। जैसे शुरू से हमारी बात हो रही है कि ये दिल के अंदर एक एबनॉर्मल टिश्यू है जो कि एक सर्किट सा बना देता है। इसकी बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि एक दिल के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल नॉर्मल सिस्टम से रास्ते से करंट जा रहा था, अब एक नॉर्मल और एक बहुत फास्ट रास्ते से करंट जाके बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो अगर जिसको हम री एंट्री कह रहे हैं, कि जो करंट का जो रुख है जी, उसमें ही एक रास्ता ऐसा एक और बन जाता है, एक और एबनॉर्मल टिश्यू एक और तार के ज़रिए से, ताकि इन दोनों नॉर्मल और एक्स्ट्रा के दरमियान सर्किट आ जाता है, बन जाता है। तो अगर हम इस एक्स्ट्रा तार को एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए से लोकेट करके इसको अगर हम इसका इलाज कर सकते हैं तो ये बीमारी 100% ठीक हो जाती है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कैथेटर अब्लेशन, जिसके अंदर दिल के अंदर उस मखसूस स्पॉट पे जाकर उसको लोकेट करके और मखसूस शुआओं के ज़रिए से हीट एनर्जी या वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के ज़रिए से उस स्पॉट को बहुत छोटे से एरिया के अंदर बर्न कर दिया जाता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी जो है वो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर धड़कन को शुरू करना एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए से, एक ख़ास स्टिमुलेटर के ज़रिए से, और फिर उस धड़कन को स्टडी करके पूरे सर्किट को आउटलाइन करना कि ये सर्किट और एबनॉर्मल जो वायर है वो कहाँ पर है, वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू होता है। ये एक प्रोसीजर है, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में क्विकली बता दूं कि जस्ट लाइक एक एंजियोग्राफी की तरह एक प्रोसीजर होता है कि आप दिल के अंदर कुछ नालियों के ज़रिए से अपने मखसूस कैथेटर्स लेके जाते हैं। तो आम तौर पे पैर के अंदर एक रग होती है,
और कभी सीने के ऊपर यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे एक जगह होती है जो एक वेन होती है, उसके अंदर हम एक कैनुला नुमा ट्यूब लगा देते हैं। फिर इस ट्यूब के ज़रिए से हम अपने सॉफ्ट सी कैथेटर्स, जस्ट उसकी मिसाल उसकी मोटाई की इतनी है कि आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो एक अंदर का सीसा या लेड होता है उसको आप डबल कर लें तो प्रॉब्ली उस साइज़ का बिल्कुल पतला सा एक कैथेटर होता है, तो स्पेशलाइज सॉफ्ट सी कैथेटर होता है, उसको हम दिल के अंदर लेके चले जाते हैं। फिर उन कैथेटर्स को मखसूस जगहों पे पोजीशन करके एक स्टिमुलेटर के ज़रिए हार्ट बीट तेज़ करते हैं। जस्ट लाइक कोई भी प्रोसीजर आप करें, लाइक सर्जरी हो, या इसको हम सर्जरी नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर कोई कट इन्वॉल्व नहीं होता, हम जिस्म को काटते नहीं हैं। जस्ट लाइक एंजियोग्राफी की तरह आप यहाँ कहीं ब्लड लेने के लिए आप कहीं जाते हैं तो एक नीडल के ज़रिए से सब कुछ करके सब कुछ निकाल दिया जाता है, ये इसी तरह का प्रोसीजर है। यानी एक लेकिन ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल एक बात नंबर 1, और मरीज़ बिल्कुल मरीज़ होश में रहता है। इस प्रोसीजर में तकरीबन 1.5-2 घंटे का इतना टाइम लगता है और मरीज़ बिल्कुल आराम से उसको टॉलरेट कर लेता है। तो इसके अंदर मगर बात ये है कि आप दिल के अंदर जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। जस्ट लाइक ECG किया, वो ऊपर से कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाकर आप तस्वीर निकाल लेते हैं हार्ट की, या एकोकार्डियोग्राम, वो भी अल्ट्रासाउंड है हार्ट का, वो भी आप नॉन इन्वेजिव तरीके से करते हैं, तो ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। लेकिन इन्वेजिव प्रोसीजर में भी जब भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो रिस्क्स और बेनिफिट्स, तो रिस्क्स या जिसको हम कहेंगे पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशंस, वो आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसके अंदर ज़ीरो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगा तो तकरीबन इन्वेजिव प्रोसीजर के हवाले से, लेकिन इट इज़ अ सेफ़ प्रोसीजर, ठीक है। तो तकरीबन कोई मेजर पेचीदगी का ख़तरा हम आम तौर पे 1% के करीब लगभग उसको कोट करते हैं या उससे थोड़ा सा कम। और अगर उस तरह से देखा जाए कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल कितना है, तो तकरीबन 95 to 98% सक्सेसफुल है और ये इस बीमारी का फिर 100% इलाज हो जाता है। और पेचीदगी में मैं एक थोड़ी सी और बात कह दूं, क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में पढ़ते भी हैं या किसी से सुनते हैं कि आपका जो दिल का नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको भी डैमेज हो सकती है इस वायर को जलाने में, और उसकी वजह से आपका हार्ट बीट स्लो हो सकती है, या आपके नॉर्मल हार्ट के सिस्टम को भी डैमेज हो सकती है पेचीदगी की सूरत में, और फिर हो सकता है कि पेसमेकर या बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़े, तो उसका चांस बहुत ही कम है, ठीक है। और बहुत ही सारी एहतियात के साथ ही प्रोसीजर किया जाता है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आई है तो और इसका रिस्क वक्त के साथ साथ कम से कम होता गया। कैथेटर टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें उसमें वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, लेकिन उसकी सूरत में बहुत कम चांस होता है पेसमेकर लगने का। अगर सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है तो उसमें तकरीबन 2% से 3% चांस हो सकता है कि वो जो टिशू हमने बर्न किया उसके अंदर दोबारा करंट वापस आ सकता है, तो लेकिन उसका चांस बहुत कम है। 2 से 3% हम रिकरेंस कोट करते हैं, लेकिन ये है कि आमतौर पर इट्स लाइक 97-98%। ये आमतौर पे जानलेवा नहीं है, इंतहाई रेयर है कि इसकी वजह से शिकायतें हों। और मैं जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि ये एक नॉर्मल लोग जिनको कोई ख़ास तौर पे दिल की और साथ में बीमारी नहीं होती, उनके अंदर शिकायत यंग एज में ही शिकायतें ज़्यादा होती हैं, तो ये अगर देखा जाए तो उस तरह से जानलेवा नहीं है।